नमस्कार। आज हम दिनेश मिश्रा की एक बहुत ही जरूरी लेख स्वयं सिद्धा, सुविधा से परे संवेदना पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। नमस्कार। ये लेख उन सच्चाइयों को सामने लाता है जिनका सामना 18 साल की उम्र में अनाथालयों से निकलने वाली लड़कियों को करना पड़ता है। और हमारी इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि समाज की जो मदद करने की इच्छा है और उन लड़कियों की जो असल जरूरतें हैं उनके बीच इतनी बड़ी खाई क्यों है। बिल्कुल। लेख की शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली विचार से होती है जो मुझे लगता है पूरी बात का सार है। परोपकार सुविधा से नहीं, संवेदना से होता है। और ये लाइन सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये एक पैमाना है। हाँ, ये लेख असल में सिर्फ एक संस्था के बारे में नहीं है, ये तो समाज के लिए एक आईने की तरह है। बिल्कुल आईने की तरह। यह हमें दिखाता है कि हम अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, खासकर तब जब कानून उन्हें बालिग तो मान लेता है पर जिंदगी के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं होता। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और समझते हैं। लेखक ने लोगों से बातचीत के आधार पर कुछ चौंकाने वाली बातें सामने रखी हैं। और जब मैंने उन्हें पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ कुछ लोगों की राय नहीं है, बल्कि समाज में गहराई तक बैठी हुई मानसिकता है। सही बात है। तो कौन सी बातें सबसे ज्यादा सामने आती हैं? लेख में समाज की 3 सबसे आम लेकिन उतनी ही गलत मदद करने की धारणाओं को उजागर किया गया है। अच्छा। पहली तो है दान के नाम पर अपनी पुरानी चीजों से छुटकारा पाना। अच्छा, जैसे वो पुराने कपड़े दे दो वाली बात। हाँ, बिल्कुल वही। अनाथ लड़कियां हैं ना, हमारी लड़कियों के पुराने कपड़े दे दो उन्हें। दूसरी है आत्मनिर्भरता के नाम पर 18 साल के होते ही उन्हें अकेला छोड़ देने का दबाव कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अब खुद कमाओ। हाँ, कि अब नौकरी करने बोलो, आप जैसे लोगों ने आलसी बनाते हैं। और तीसरी और शायद सबसे खतरनाक, शादी वाली बात। हाँ, जिम्मेदारी के नाम पर किसी भी लड़के से उनकी शादी करा देना। ये तीनों बातें दिखाती हैं कि समाज उन्हें एक इंसान नहीं बल्कि एक समस्या की तरह देखता है। हाँ, जिसका जल्द से जल्द निपटारा करना है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है। इन तीनों धारणाओं में एक बात आम है, सुविधा। हाँ, यह मदद करने वाले की सुविधा के बारे में है, ना कि जिसे मदद चाहिए उसकी जरूरत के बारे में। पुराने कपड़े दे दो कहने में यह भाव छिपा है कि मेरे घर में जो बेकार पड़ा है वो तुम्हारे लिए काफी है। इसमें सम्मान की बहुत कमी है। बिल्कुल। यह समझने की कोशिश ही नहीं की जाती कि शायद उस लड़की को भी अपनी पसंद के नए कपड़ों की चाहत हो, ठीक वैसे ही जैसे हमारे अपने बच्चों को होती है। पुराने कपड़े देना तो एक बात है, पर मुझे ये अब नौकरी करो वाला दबाव ज्यादा परेशान करता है। ऐसा क्यों है कि समाज उम्र को जिम्मेदारी का एकमात्र पैमाना मान लेता है? देखिए, यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह आती कहां से है। कहां से? समाज एक आसान सीधा साधा समाधान चाहता है, 18 साल बालिग जिम्मेदार। लेकिन जिंदगी इतनी सरल नहीं होती, और यही समझने में हम चूक जाते हैं। हम अपने बच्चों को 18 साल की उम्र में इस तरह अकेले नहीं छोड़ते। हम उन्हें कॉलेज भेजते हैं, उनके करियर के लिए निवेश करते हैं, उन्हें भावनात्मक सहारा देते हैं। बिल्कुल। तो फिर इन लड़कियों के लिए ये उम्मीद क्यों कि वे 18वें जन्मदिन के अगले ही दिन से दुनिया का सारा बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाएं? ये तो सलाह नहीं, ये तो क्रूरता है। हाँ, ये क्रूरता ही है। और ये क्रूरता शादी वाले सुझाव में तो और भी ज्यादा दिखती है। इस लेख में एक बात पढ़कर मैं सच में रुक गई। क्या? लेखक कहते हैं कि उन्हें लगभग हर हफ्ते किसी बेरोजगार या गैर जिम्मेदार लड़के से शादी कराने के लिए फोन आते हैं। और उम्मीद क्या होती है कि शादी के बाद जिम्मेदारी आ जाएगी। अरे, ये तो मतलब मदद के नाम पर कितनी बड़ी गैर जिम्मेदारी है ना? ये असल में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है। वे उस लड़की को एक व्यक्ति के रूप में देख ही नहीं रहे हैं, वो उसे एक समस्या की तरह देखते हैं जिसका निपटारा करना है। भले ही उस निपटारे का अंजाम उस लड़की के लिए कितना भी भयानक क्यों ना हो। हाँ, एक बेरोजगार लड़के से शादी करा देना उस लड़की को एक अनिश्चित भविष्य से निकालकर एक निश्चित बर्बादी की तरफ धकेलना है। और इसके पीछे एक और मानसिकता काम करती है जो लेख में बताई गई है। कौन सी? कब किसके साथ भाग जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। अरे हाँ, ये पूर्वाग्रह की क्योंकि उनके पास परिवार नहीं है इसलिए उनका चरित्र कमजोर होगा। ये तो उन पर दोहरावार करने जैसा है। एक तरफ उन्हें कोई सहारा नहीं देना और दूसरी तरफ उनके चरित्र पर संदेह करना। बिल्कुल, ये समाज की अपनी असुरक्षा है जिसे वे उन लड़कियों पर थोप रहे हैं। और बात यही नहीं रुकती। लेखक एक और कड़वी सच्चाई बताते हैं। वो क्या? कि मदद करने से पहले लड़कियों की जाति और धर्म के बारे में भी सवाल किए जाते हैं। तो मतलब जब परोपकार में भी भेदभाव घुस जाए तो समझ लेना चाहिए कि संवेदना मर चुकी है और सिर्फ दिखावा बचा है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में अंधेरा ही नहीं है,
लेखक एक उम्मीद की किरण भी दिखाते हैं। अच्छा। और यहीं पर वो सुविधा और संवेदना का फर्क साफ नजर आता है। इसी समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सवाल नहीं करते बल्कि समझते हैं। और यही यही परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच का मूल अंतर है। पहला समूह जो शर्तों और सवालों के साथ आता है, वो इसे एक दान या चैरिटी की तरह देखता है, एक ऐसा काम जो उन्होंने अपनी संतुष्टि के लिए किया। हाँ। लेकिन ये दूसरा संवेदनशील समूह ये समझता है कि इन युवा महिलाओं का भविष्य बनाना सिर्फ उनकी मदद करना नहीं है। ये तो पूरे समाज के बेहतर कल के लिए एक निवेश है। हाँ, लेख में भी लिखा है, इनका कल सिर्फ इनका नहीं, हमारे समाज का बेहतर कल होगा। बिल्कुल। ये हम और वे के बीच की दीवार को गिरा देता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो इस सोच के साथ काम करने वाली संस्था स्वयं सिद्धा असल में करती क्या है? लेखक इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि स्वयं सिद्धा क्या नहीं है। ये भीख नहीं है, मुफ्तखोरी नहीं है और किसी पर निर्भरता भी नहीं है। तो फिर ये है क्या? उन्होंने इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, संक्रमण काल। हाँ, एक ट्रांजिशन फेज। संक्रमण काल। हाँ, इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये स्वीकार करता है कि 18 साल की उम्र एक अंतिम मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा की शुरुआत है। एक ऐसी यात्रा जिसके लिए उन्हें तैयार होने का मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल। कानून की नजर में 18 साल का होना और जीवन की वास्तविकताओं के लिए तैयार होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। हाँ। ये उम्र तो वैसे भी बहुत नाजुक होती है। भावनाएं अस्थिर होती हैं, निर्णय जल्दबाजी में लिए जाते हैं और शोषण का खतरा वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये वो उम्र होती है जब बच्चे सबसे ज्यादा मार्गदर्शन और सहारे की तलाश में होते हैं। सही बात है। उन्हें करियर चुनना होता है, अपनी पहचान बनानी होती है और ठीक उसी वक्त इन लड़कियों को अकेला छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। ऐसे में समाज का सिर्फ ये कह देना कि अब तुम अपने फैसले खुद लो, ये स्वतंत्रता नहीं, ये तो असहायता है। ये उन्हें तैरना सिखाए बिना गहरे पानी में धकेलने जैसा है। बहुत अच्छा कहा आपने। और स्वयं सिद्धा उस गहरे पानी में एक नाव की तरह है जो उन्हें ना सिर्फ किनारे तक पहुंचने में मदद करती है बल्कि उन्हें तैरना भी सिखाती है। तो समाज के इन सतही समाधानों के बिल्कुल विपरीत स्वयं सिद्धा का तरीका पूरी तरह से अलग है। वे समस्या को बाहर से नहीं बल्कि लड़कियों के भीतर से सुलझाते हैं, सिखाकर, उन पर कुछ थोप कर नहीं। हाँ, लेख में इसका बहुत अच्छा ब्यौरा दिया गया है। जैसे पहला सिद्धांत है आत्मनिर्भरता सिखाना, उसे थोपना नहीं। और इन दो शब्दों का अंतर बहुत गहरा है। कैसे? देखिए, थोपने का मतलब है आप नतीजा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो कल से ही कमाने लगे। लेकिन सिखाने का मतलब है कि आप प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा। आप उन्हें छोटे छोटे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनकी गलतियों से सीखने का मौका देते हैं। ये अब नौकरी करो वाले दबाव से बिल्कुल अलग है, ये सम्मानजनक है। बिल्कुल। और दूसरा तरीका भी इसी से जुड़ा है, वे रोजगार के लिए तैयारी कराते हैं, तुरंत कमाने का दबाव नहीं डालते। हाँ। यानी कौशल विकास, शिक्षा और आत्मविश्वास बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। हाँ, और ये भविष्य की तैयारी है। एक अस्थायी कम वेतन वाली नौकरी शायद उनकी तत्काल जरूरत पूरी कर दे, लेकिन ये उन्हें लंबे समय तक गरीबी और शोषण के चक्र में फंसाए रख सकती है। तैयारी कराने का मतलब है उन्हें ऐसे अवसर देना जिससे वे एक बेहतर करियर बना सकें, सिर्फ एक नौकरी नहीं। ये वही बात हुई, मछली देने और मछली पकड़ना सिखाने के बीच का फर्क। और जो विवेक विकसित करने वाली बात है, जल्दबाजी में शादी ना कराने वाली, ये तो समाज की शादी करा दो वाली मानसिकता पर सीधा हमला है। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि विवेक का मतलब है कि अब सिर्फ बाहरी दबाव या भावनाओं में आकर फैसला नहीं लेते, बल्कि अपने भविष्य को सोचकर फैसला लेते हैं। ये उन्हें शोषणकारी रिश्तों से बचाने का सबसे मजबूत कवच है। समाज उन्हें एक समस्या के तौर पर देखता है जिसका तात्कालिक हल शादी है, और स्वयं सिद्धा उन्हें एक संभावना के तौर पर देखती है जिसका स्थायी हल सशक्तिकरण है। ये उन्हें भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है ताकि वे अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले सके। बिल्कुल। एक और बारीक लेकिन जरूरी फर्क बताया गया है, वे सुरक्षा और मार्गदर्शन देते हैं, नियंत्रण नहीं करते। हाँ, और ये फिर से सम्मान की बात है। कैसे? नियंत्रण का मतलब है किसी के लिए फैसले लेना, ये मान लेना कि मैं तुम्हारे लिए बेहतर जानता हूँ। और मार्गदर्शन का मतलब है उन्हें अपने फैसले खुद लेने में मदद करना, उन्हें विकल्पों के फायदे और नुकसान समझाना, ये मानना कि वो सक्षम है, बस उन्हें सही दिशा दिखाने की जरूरत है। ये उन्हें एक व्यक्ति के तौर पर स्थापित करता है, एक वस्तु के तौर पर नहीं। सही कहा। लेख में दो और बातें हैं जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। बताइए। पहला, यहाँ लड़कियों को सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, उसे संभालना यानी वित्तीय साक्षरता भी सिखाई जाती है।
बहुत जरूरी है ये। और दूसरा, सिर्फ नौकरी ही नहीं, आत्मसम्मान का महत्व भी समझाया जाता है। और यहाँ आकर ये तस्वीर पूरी होती है। ये समग्र विकास है। वित्तीय साक्षरता सिखाना आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। पैसा कमाना एक बात है, पर उसे बचाना, निवेश करना और उसका सही इस्तेमाल करना दूसरी। सही बात है। और आत्मसम्मान, वो नींव है जिस पर एक मजबूत व्यक्तित्व खड़ा होता है। हाँ। जब किसी लड़की में आत्मसम्मान होता है तो वो शोषण के खिलाफ खड़ी हो सकती है, वो बेहतर अवसरों की मांग कर सकती है और वो ये मानने लगती है कि वो एक बेहतर जीवन की हकदार है। तो इन सब का मतलब क्या है? लेख का निष्कर्ष यही है कि समस्या लड़कियों में नहीं, हमारी सोच में है। हमारी सोच में है। जब हम कहते हैं पुराने कपड़े दे दो, तो हम उनकी जरूरत नहीं, अपनी सुविधा और संतुष्टि देख रहे होते हैं। जब हम कहते हैं शादी करा दो, तो हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं। और जब हम कहते हैं अपने दम पर करो, तो हम बिना सहारा दिए उन्हें एक ऐसी दुनिया में धक्का दे रहे होते हैं जिसके लिए वो तैयार नहीं है। बिल्कुल। लेख सच्चा परोपकार क्या है इसे भी साफ करता है। यह सुविधा से नहीं, संवेदना से होता है। दिखावे से नहीं, जिम्मेदारी से होता है। और ये एक बार की मदद नहीं, बल्कि निरंतर साथ देने से होता है। यह एक प्रक्रिया है, कोई एक घटना नहीं। यह उस लड़की के जीवन का हिस्सा बनने के बारे में है, सिर्फ एक दान देकर भूल जाने के बारे में नहीं। सही। लेख एक बहुत ही मार्मिक सवाल के साथ समाप्त होता है, जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। कौन सा सवाल? लेखक पूछती हैं, अगर आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी भतीजी 18 साल की उम्र में बिना परिवार, बिना सुरक्षा के इस दुनिया में अकेली होती, तो क्या आप भी यही कहते? ये सवाल सीधे दिल पर लगता है। हाँ, और हमें अपनी कही हुई बातों और अपनी सोच पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करता है। और यही इस लेख की सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें दूसरों की स्थिति में खुद को रखने के लिए कहता है, जिसे हम सहानुभूति कहते हैं। लेख इस उम्मीद पर खत्म होता है कि स्वयं सिद्धा जैसे प्रयास उन कुछ लोगों की वजह से चल रहे हैं जो आलोचक नहीं बल्कि सहभागी बनते हैं। सही। यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, लेख कहता है कि समाज का स्तर सबसे कमजोर व्यक्ति से तय होता है। ये बहुत गहरी बात है।